नमस्कार, प्लैनेट टू सोल एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। लेकिन आज हम सिर्फ यानी कि मैं सिर्फ अकेले आपका स्वागत नहीं करने वाली हूँ, हम सब मिलकर एक हमारे स्पेशल गेस्ट का स्वागत करने वाले हैं, जो कि काफ़ी समय से वैदिक ज्योतिष के साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर एस्ट्रोलॉजर है, कंसल्टेंट है और बहुत ही कामयाब चैनल एस्ट्रो इंटेलिजेंस के निर्माता है, सर्वे सर्वा है। और हमेशा उनकी कोशिश रहती है, क्योंकि बाय प्रोफेशन वो एक डॉक्टर है, इसीलिए खास करके एक जिज्ञासु वृत्ति उनमें जो है वो ऐसी है कि अंधश्रद्धा यानी कि सुपरस्टिशंस के पीछे ना जाते हुए वैज्ञानिक तरीके से किसी भी चीज के यानी कि ज्योतिष के या तो कोई भी चीज हो, एक स्वभाव गुण धर्म जो रहता है व्यक्ति का, उससे पता चलता है कि लॉजिकली थिंकिंग हमेशा व्यक्ति को लॉन्ग लास्टिंग तरीके से नॉलेज प्रदान करती है। और हमेशा व्यक्ति के दिमाग में अगर लॉजिक सही है तो वो जीवन भर के लिए वह कामयाब इंसान बन सकता है, चाहे वो ज्योतिष के फील्ड में हो या तो फिर किसी और फील्ड में हो। तो आइए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं श्री डॉक्टर अजय शाही जी का। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते सुनीली जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इनवाइट किया मेरे को अपने चैनल पर। यहाँ पर मैं सबसे पहले, जैसा कि आपके चैनल का नाम है प्लेनेट टू सोल, ये बहुत खूबसूरत नाम, और शुरू से कई बार मेरे मन में आया कि मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करूं इस चीज के बारे में कि जो हमने एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का प्लेटफॉर्म बनाया था, जिसका नाम हमने रियल वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म रखा था, उसमें जब हम इकट्ठे हुए थे तो हम लोग क्योंकि रियल वैदिक एस्ट्रोलॉजी की ही बात करते हैं, तो उसमें जो आपके चैनल का नाम है प्लेनेट टू सोल, यानी कि ग्रहों से हम अपनी आत्मा को कैसे जान सकते हैं, ये कहीं ना कहीं एक्चुअल में ऋषियों का मोटिव यही था जब उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के शास्त्र की रचना करी थी। सो आपके लिए इतना खूबसूरत नाम अपने चैनल का रखने के लिए मैं आपको बहुत बहुत कॉम्प्लीमेंट भी देता हूं। आज अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज आपने कौन सा टॉपिक चूज किया है जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। जी तो सर ऐसी कई सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन मैंने मेरे चैनल पर भी इस टॉपिक के बारे में अभी तक एक भी वीडियो नहीं बनाया है, जो है गंडांत का टॉपिक। काफी सारे रिक्वेस्ट आती रहती है, कई बार आई, परंतु पता नहीं क्यों शायद आज आपके साथ वीडियो होने वाला था, इसीलिए मैंने ये वीडियो अभी तक बनाई नहीं थी। परंतु सर गंडांत पॉइंट बोलो, गंडांत नक्षत्र बोलो, गंडांत राशि बोलो, या तो गंडांत में व्यक्ति का जन्म हुआ, इसके बारे में कई सारी भ्रांतियां, कई सारी भयभीत धारणाएं लोगों के अंदर है। कई लोग इसको नेगेटिव ज्यादा लेते हैं, पॉजिटिव कम लेते हैं, क्योंकि एक राशि से दूसरे राशि प्रवेश का जो समय होता है, जो जल तत्व राशि से अग्नि तत्व में वह राशि का प्रवेश होने वाला होता है, या तो उस बालक का जन्म होने वाला होता है, तो उसके बीच का जो पॉइंट होता है, जैसे एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक जाने का, यानी कि पानी से निकले और आग में जाए, तो इस हिसाब से लोगों में यही धारणा है कि पानी और आग तो एक साथ में रहने वाली नहीं है। जैसे हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई कि 3 लोग कर्क राशि से हम लोग सिंह राशि की तरफ जाते हैं, हम लोग वृश्चिक राशि से धनु राशि की तरफ जाते हैं, और हम रेवती नक्षत्र यानी कि मीन राशि से हम लोग अश्विनी नक्षत्र यानी कि मेष राशि की तरफ जाते हैं। तो इसमें मैंने कई समय पहले एक क्वेश्चन पढ़ा हुआ था, एक छोटी सी लाइंस मैंने कहीं पर पढ़ी थी, तो उसमें ऐसा लिखा है सर कि जल यह अग्नि सदन है, जल यह अग्नि सदन है और गगन यह सूर्य सदन है। तो अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो इसमें क्या लिखा है, द नोशन ऑफ अग्नि इन द वाटर इज प्रोमिनेंट थ्रू आउट द वेदास, राइट? बिल्कुल। एंड वाटर इज अग्निज होम। जो जल है वो तो अग्नि का घर है, वहां से ही अग्नि तो पानी में भी तो लगती है ना सर। जैसे जंगलों में हम बोलते दावा नल हो गया बहुत बड़े पैमाने में, तो वो पृथ्वी तत्व में अग्नि तत्व शामिल जब हो जाता है तो हम बोलते हैं जंगलों में आग लग गई है अपने आप। जो बीच में सर बहुत ही दुर्घटना हो गई, शायद ऑस्ट्रेलिया में, या तो कहीं पर बहुत सारे प्राणी बहुत मृत्यु हो गए, बहुत
बुरी ये घटना थी, लेकिन उसको हम गंडांत बोलेंगे क्या? नहीं, क्योंकि वो शास्त्रों में लिखा हुआ नहीं है। पृथ्वी और अग्नि कैसे हो जाएंगे, पर जल और अग्नि होने चाहिए, ये जो भ्रांति है। दूसरा यहाँ पर इसका मतलब है कि वाटर इज अग्निज होम एज हेवन इज दैट ऑफ सन, जो कि सूर्य का स्वर्ग है। और दूसरी एक बात है कि अग्नि पृथ्वी वायु जल केम अहेड थ्रू दिस वसंत संपत ऑफ अग्नि। वसंत संपत जो अग्नि, ये सभी जो उत्पत्तियां हुई है वह अग्नि देवता से ही हुई है। इसीलिए हम लोग सर दीप प्रज्वलन करते हैं, हम दिए लगाते हैं। हम रोज की पूजा में, चाहे आप चर्च में जाओ, चाहे आप मंदिर में जाओ, आप कोई भी समाज के हो, कोई भी धर्म में मानते हो, एक जो ज्योत जलती रहती है। मशाल भी हमेशा घरों के बाहर, या तो नॉर्मली भी मशाल लेकर, या तो कैंडल मार्च लोग करते हैं, या तो हम लोग दिए जलाकर उसकी प्रार्थना करते हैं। इसका मतलब क्या है? यानी कि अग्नि सदन, हम अग्नि सदन में ही रहते। और हम गंडांत को ये नाम देके हम इसको बहुत उसको गलत तरीके से उसको हम लोग अर्थ समझ रहे। गंडांत नहीं है ऐसा नहीं है, परंतु उसका जो सही मायने में अर्थ होना चाहिए वो शायद समझने में कई लोग चूक कर जाते हैं, या तो आधी अधूरी समझ से हम लोग बहुत डर जाते, और फिर ये शांति कराओ, ये उपासना कराओ, ये शांति कराओ, ये पूजा कराओ, इसका तो मूल नक्षत्र का जन्म है, तो गाय के पेट से इसको निकालना पड़ेगा, पेट के नीचे से 3 बार निकालो, व्यक्ति का नाम चेंज कराओ। ठीक है, अश्लेषा नक्षत्र में जन्म है तो ये तो बहुत ही क्रूर नक्षत्र है, इसको प्रोजनी होने में तकलीफ होगी। और जैसे हम बोलते हैं मघा नक्षत्र में जन्म है तो बहुत सारा पूर्वज का कैरी फॉरवर्ड, यानी कि जो जल तत्व से अग्नि में जा रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे कार्मिक बैगेजेस लेकर यह व्यक्ति पैदा हुआ है। हो भी सकता है वो कार्मिक बैगेज लेकर करो इसीलिए गंडांत में जन्म हुआ। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उस परिवार का पूर्णतः कर्स जो रहता है, कर्स यानी कि हम कुछ ना कुछ प्लैनेटरी पोजीशन, हम हमारे सभी के चार्ट में सर लेकर ऐसे ही पैदा हुए। किसी का भी चार्ट एकदम पूर्णतः सुव्यवस्थित नहीं है, कहीं ना कहीं ऊंच नीच होती ही रहती। ये हमारी कार्मिक बैगेज है, परंतु हमने उसको गंडांत है इसीलिए तेरा ऐसा हो रहा है, इसको हम नहीं बोल सकते। यह एक सीखने वाली बात है, जैसे हमारी बात हो रही थी, दिस इज वन ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस, कि आप इसको ठीक से समझे, एंड यू आर द करेक्ट पर्सन हु कैन गाइड अस perfectly regarding this Gandanta point, sir. So now this platform is all over to you, sir. ठीक है सुनीली जी, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया गंडांत के बारे में, लोगों को बताने का प्रयास भी किया कि हम जल तत्व से अग्नि तत्व की तरफ जब यात्रा करते हैं तो उसको जो वहां पर एक, जिसको हम कह सकते हैं कि स्टेटस को वाली सिचुएशन बनती है, जिसको हम, क्योंकि है ये एक्चुअल ट्रांजिशन, गंडांत क्या है, ये एक्चुअल में ट्रांजिशन है। मगर दर्शकों को मैं गंडांत समझाने से पहले मेरी कोशिश होगी कि हम दर्शकों को कुछ ऐसी चीजें भी जरूर बताएं जिससे वो हमारे गंडांत का जो कॉन्टेक्स्ट है जिसमें हम बात करने वाले हैं उसको समझ पाए। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा दर्शकों को ये बताने को कि जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है, इसको हम इंग्लिश में एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, मगर अगर हम ऋषियों के मोटिव की बात करें, क्योंकि ये जो ज्योतिष है ये एस्ट्रोलॉजी के फॉर्म में नहीं बनाया गया था, ये ज्योतिष के फॉर्म में बनाया गया था, यानी कि ये ज्योतिष का एक बहुत साइंटिफिक शास्त्र है। और ऋषियों का जो मीनिंग था, जैसा आपने अग्नि की बात करी, अग्नि से ही प्रकाश पैदा होता है। अब ये ऋषियों का मतलब, अगर हम ज्योतिष की शुरुआत ऋषियों के थॉट प्रोसेस से, यानी जो ऋषियों के मन में था कि जो ज्योतिष की शास्त्र जब उन्होंने रचना की तो उनके मन में ये था कि ज्योतिष जो है ये हमारे भाव के ऊपर बना हुआ है। भाव का मतलब क्या है? जो हमारे मन के अंदर हमारी इमोशंस आती हैं, हमारा ज्योतिष उसके ऊपर उन्होंने उसकी नींव रखी। इसी वजह से उन्होंने, भाव का कारक होता है हमारा मन, इसी वजह से ऋषियों ने कहा कि मन हमारा ड्राइवर है। जर्नी जो है ये आत्मा की है, जर्नी ये उस प्रकाश की है जो उस आत्मा के थ्रू, जो परमात्मा की ज्योति किसी भी जीव के अंदर जलती है,
उस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए जो ड्राइवर है वो ड्राइवर मन है। अब जब हम बात करते हैं वेस्टर्न थॉट प्रोसेस की, वेस्टर्न थॉट प्रोसेस में क्या है, हम इसको हॉरोस्कोप नाम दे रहे हैं। हॉरोस्कोप का मतलब क्या है, होरा के साथ, यानी कि टाइम के साथ है एसोसिएशन। मगर ऋषियों का मीनिंग तो टाइम के साथ था ही नहीं। ऋषियों का मीनिंग तो ये था कि आत्मा की जर्नी है, मन के थ्रू होगी, और मन के साथ जब हम जन्म लेंगे तो हमें एक शरीर मिल जाएगा। उस शरीर को हम एक काल बंध में बांध देंगे और उसमें कर्मों का बंधन साथ में आ जाएगा। तो हमें ये जीवन जीने का एक दर्शन था, एक फिलॉसफी की बात थी, जो ज्योतिष शास्त्र है। मगर जब हम हॉरोस्कोप की बात करते हैं तो उसको हम टाइम दशा के साथ देखने की कोशिश करते हैं। मगर जब ऋषियों के थॉट प्रोसेस की बात करते हैं तो बात होती है भाव की। हमारे कुंडली में 12 भाव है, और भाव कहाँ पे जन्मेंगे? भाव तो जन्मेंगे इंसान के मन में, इंसान के दिल में। और इसी वजह से भाव चलित कुंडली होती है, ना कि हॉरोस्कोप से हम दूसरी चीजों की बात तो कर सकते हैं, मगर ज्योतिष के शास्त्र को अगर हमें समझना है तो हमें कुंडली के माध्यम से समझना पड़ेगा। और कुंडली भावों के ऊपर बेस करती है। और इस यहाँ पर जो कुंडली का मतलब होता है कि हमारे मन के भाव एक के ऊपर दूसरे के ऊपर जैसे स्पाइरल बन जाता है, कुंडली बनती है, क्योंकि हम सांप को एक सिंबल की तरह इस्तेमाल करते हैं। और सांप जब कुंडली मारता है तो इसी तरह हमारे मन के जो भाव हैं ये भी इसी तरह कुंडली के हिसाब से एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, और ये भाव हमारे इकट्ठे होते जाते हैं। अब आप देखिए, कभी हमारे मन में किसी के प्रति दुर्भावना आती है, किसी ने हमें कुछ कह दिया, किसी ने हमें क्रिटिसाइज कर दिया, हम उसके बारे में एक डिफरेंट नेगेटिव थॉट प्रोसेस अपने मन में बैठाना शुरू कर देते हैं। और धीरे धीरे समय के साथ साथ ये भाव एक दूसरे के ऊपर इतने बैठ जाते हैं कि ये एक गांठ का रूप ले लेते हैं। और ये गांठ ही हमारी गंड है, जो ऋषियों का थॉट प्रोसेस है, गंडांत, यानी कि गंड का अंत। अब गंड का अंत यानी जो नॉट्स, गंड का मतलब होता है, अगर इंग्लिश वर्ड हम यूज करेंगे तो वो है नॉट्स। अब नॉट्स किस चीज की बनेगी? वो हमारे मनोभाव की, यानी मन में जो हमारे भावनाएं बन रही हैं, और जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस हम एक दूसरे को बनाते जाते हैं, और वो इकट्ठा होता होता एक गांठ का रूप ले लेता है, एक नॉट का रूप ले लेता है। अब हम उस गांठ के साथ जी तो सकते नहीं, जीवन को तो आगे जाना है। जब जीवन को आगे जाना है तो उस गांठ का अंत भी होना चाहिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो आपने वैदिक शास्त्र से जो शुरुआत आपने करी कि अग्नि, अग्नि का संबंध वायु से भी है और पानी से भी है। अब यहाँ पर मैं दर्शकों को समझाने के लिए वैदिक जो एक्चुअल मीनिंग है, आपके जो आपने वर्ड्स यूज किए थे उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? वो मीनिंग है कि जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो कहाँ से प्रवेश करती है? आत्मा शरीर में प्रवेश करती है हमारे मणिपुर चक्र से, यानी जिसको आजकल हम कहते हैं नाभि स्थान, नेवल। नेवल से हमारी आत्मा शरीर के अंदर एंटर करती है। इसको क्यों मणिपुर चक्र कहा गया? कि ये मन का पुर है। पुर का मतलब होता है एबॉर्ड, प्लेस ऑफ दैट। मन का सिटी कह लीजिए, मन का टाउन कह लीजिए, मन का पुर कह लीजिए। जैसे आप महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, महाराष्ट्र में बहुत से शहरों के नाम के पीछे पुर लगता है। अब ये जो पुर है, नागपुर, कोल्हापुर, पुर का मतलब होता है टाउन, यानी वो मन का टाउन है। नेवल एरिया जो है वो मन का टाउन है, वहीं से हमारी आत्मा अंदर जाती है। अब आत्मा तो देखिए सन है, सन के साथ हीट आएगी। अब जब सन के साथ हीट आएगी तो वहां पर मन, मणिपुर चक्र का जो देवता है वो कौन है? वहां पर वायु भी है और वहां पर अग्नि भी है। आप देखिए, और मन जो है, मन को ऋषियों ने लेबल किया पानी के साथ, वाटर के साथ। इसी वजह से गंडांत की जो शुरुआत भी होती है, आप देखिए, वाटरी साइन से होती है। यानी कि चाहे हम
4th की बात कर लें, 8th की बात कर लें या 12th की बात कर लें, ये तीनों वाटरी साइन। हम वाटर से यात्रा करते हैं प्रकाश की ओर या अग्नि की ओर, और अग्नि इसमें बीच में आएगी ही आएगी, क्योंकि इसके बिना मणिपुर चक्र कंप्लीट नहीं होता। क्योंकि जब आत्मा अंदर आएगी तो शरीर का सबसे पहला साइन क्या होता है? वो होता है बच्चा सांस लेना शुरू करता है, और सांस के अंदर जो गर्मी होती है, जो फायर होती है, उसके बिना सांस हमारे जीवन में, जिसको हम जीवन का सिंबल कहते हैं, वो सांस के अंदर की गर्मी है। उसी से हमारे बॉडी का एक सर्टेन टेम्परेचर मेंटेन हो जाता। अब आप देखिए, ये यात्रा है, शुरुआत हमारे जन्म की कहां से होती है? वाटर से शुरू होती है। चाहे हम शुक्राणु की बात कर लें, चाहे हम लेडीज के एग यानी ओवम की बात कर लें, दोनों तरफ वाटरी मीडियम की। वाटरी मीडियम से हम कहां पे प्रवेश करते हैं? हम प्रवेश करते हैं फायरी मीडियम में। अब यहां पर ऋषियों ने गंडांत को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे दी? क्योंकि उनको ये था कि गंडांत में किसी चीज को हमें अंत करना है, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। इसी वजह से आप देखिए, गंडांत में आपको बड़ी मजेदार चीज मिलेगी, और वो है केतु। केतु की यानी कि गंड के अंत की जो शुरुआत है वो केतु के माध्यम से होगी। और केतु क्या है? केतु हमारे पास्ट का द्योतक है। हमारी पास्ट की जितनी मेमोरीज कह लीजिए, या जो भी पास्ट में हम लोग करते हैं, वो केतु से हमें पता लगता है। केतु को हम ये भी कह देते हैं कि केतु झंडा है, केतु फ्लैग है। हम अगर वैदिक सिस्टम की बात करें तो हम फ्लैग कहाँ लगाते थे? फ्लैग 2 ही जगह पे लगाया जाता था, या तो ऋषि के आश्रम पे फ्लैग लगता था, या फ्लैग मंदिर पे लगता था। अब मंदिर क्या है? मंदिर तो आपके मन से ही रिलेट करती हुई चीज है, यानी कि मन का ही द्वार है मंदिर। इसी वजह से या यहाँ पर ज्ञान की बात है, विद्यालय, आश्रम, ये ज्ञान की बात है। अब आप इन सभी चीजों को जब आप मिलाओगे तब आपको गंडांत समझ में आएगा कि गंडांत है क्या। अब गंडांत में यात्रा, जैसे आपने बताया कि हम वाटरी मीडियम से शुरू करके हम एक फायरी मीडियम की तरफ जा रहे हैं। मैं यहां पर चीज को और आगे एडअप करना चाहूंगा कि ये क्या है। अब आप देखिए, पानी को हम मन से देखते हैं, वाटर को मन से देखते हैं, मगर गंडांत के जो नक्षत्र हैं, चाहे वो अश्लेषा है, चाहे वो ज्येष्ठा है, चाहे वो रेवती है, ये तीनों किसके नक्षत्र हैं? मरकरी यानी कि बुध। बुध को हम कहते हैं ये हमारी बुद्धि है। यानी मन और बुद्धि से हम यात्रा कहां कर रहे हैं? हम यात्रा कर रहे हैं फायरी मीडियम में, फायर में, अग्नि में। और अग्नि में प्रकाश तो होगा। यहां पर यात्रा कहां पे जा रही है? यानी कि सन की तरफ। मन और बुद्धि से हम अग्नि और प्रकाश की ओर जा रहे हैं, यानी कि आत्मा की ओर जा रहे हैं। एक्चुअल में गंडांत का मतलब होता है मन और बुद्धि से प्रकाश और अग्नि की तरफ यात्रा, या आत्मा की तरफ यात्रा। अब यहां पर केतु का ऋषियों को यहां पर बैठाने का मतलब, अब आप समझिए कि मतलब ये है कि हमें उस चीज को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, वहां पे उसको खत्म होना है, कट होना है। तभी हम पास्ट की मेमोरीज को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, क्योंकि पास्ट सबका कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा। मन के भाव हैं तो कुछ ना कुछ तो उसमें नेगेटिव आएगा। यानी कि मन के भाव को अगर हम खत्म करके दोबारा से नई शुरुआत करते हैं, जीवन को नए ढंग से जीने की शुरुआत करते हैं, तो वहां पर केतु का होना और केतु के साथ उस फायर का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि फायर से हम समझ सकते हैं कि जो नेगेटिविटी का पार्ट है वो जल जाए। इसी को हमारे वैदिक शास्त्रों में तप की बात कही गई है। तप तप किससे होता है? फायर से। तपस्या से हम क्या करते हैं? हम इन्हीं नेगेटिव चीजों को बर्न कर देते हैं, जला देते हैं। अब इसी वजह से वैदिक शास्त्रों में आप देखिए अग्नि को बहुत ज्यादा प्रधानता दी गई। अग्नि से ही हर चीज की शुरुआत की गई। सबको कहा गया कि आप अग्नि का ही पूजन करें, बाकी सभी देवता बाद में आएंगे, सबसे पहले अग्नि आएगी।
ये जो कारण है यहां से समझ में आता है कि ऋषियों ने केतु को यहां पर क्यों बैठाया। अब ये थोड़ा सा सिस्टम आपको समझना पड़ेगा कि हमारे पास हमारी कुंडली में 3 गंडांत। सबसे पहला गंडांत जो है वो हमारे रेवती नक्षत्र से शुरू होकर अश्विनी नक्षत्र पे आता है। और आजकल जो हम शुरुआत कर रहे हैं कुंडली की, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र से शुरुआत कर रहे हैं, सो इसको हम पहला गंडांत मान सकते हैं। और दूसरा गंडांत कहां पे आएगा? वो आएगा अश्लेषा नक्षत्र से मघा नक्षत्र। तीसरा नक्षत्र गंडांत आएगा हमारा ज्येष्ठा से मूल में। अब कुंडली में हमारे 12 भाव हैं, गंडांत हमारे 3 जगह पे आए और तीनों जगह पर आप देखिए डिग्रीज यहां पर 0 होती। 0 होने का मतलब क्या है कि ऋषि क्लियर कट इस बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस बात को समझिए कि यहां पर आपको एक चीज को समाप्त करना है, खत्म करना है। खत्म करने का मतलब क्या हुआ कि हमें उस चीज को शून्य कर देना है। इसी वजह से यहां पर डिग्रीज कंप्लीट हो जाएगी, पूरी हो जाएंगी, और उसके बाद नए की शुरुआत होगी। यानी जो गांठें हैं जो एक कालखंड में हम अर्जित कर रहे हैं, वो कालखंड कहां से हो सकता है? पहला कालखंड आप ले सकते हो कि हम अश्विनी से शुरू करते हैं, हम कहां पे पहुंच रहे हैं? हम अश्लेषा नक्षत्र तक पहुंच रहे हैं। अब अश्लेषा नक्षत्र क्या है? अश्लेषा नक्षत्र बुद्धि का है और हमारी चौथी राशि में मन का घर है। कैंसर राशि किसकी होती है? मन की होती है। तो मन और बुद्धि का मिश्रण है यहां पर, मन और बुद्धि का मिश्रण। अब इसमें अगर आप जोन देखोगे कि मन और बुद्धि किन के प्रभाव में आती है, कहां से गांठें बन रही हैं, वो गांठें बन रही हैं किसी भी नक्षत्र के, जैसे सभी दर्शक जानते हैं, आप तो खैर बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजी को समझने वाले हो, कि वहां पर 4 पद हैं और चारों पद का एक लॉर्ड। वो 4 पद कौन कौन से आएंगे? पहले पद का लॉर्ड होगा जुपिटर, दूसरे और तीसरे पद का लॉर्ड होगा शनि, और चौथे पद का लॉर्ड होगा दोबारा से फिर जुपिटर। मगर यहां पर दर्शकों को बहुत एक खास बात समझनी, शनि के 2 पद हैं। पहला पद प्योरली शनि के आधिपत्य में आता है, मगर जो शनि का दूसरा पद है उसमें राहु का मिश्रण भी आ जाता है। अब आप देखिए हमारा मन और बुद्धि कहां पे जा रही है? या तो वहां पर वो किस चीज का इन्फ्लुएंस ले रही है? ज्ञान का इन्फ्लुएंस ले रही है जो जुपिटर से मिल रहा है, या कर्म के साथ अनुशासन, अनुशासन के साथ हार्डवर्क, यानी कि यम नियम तप आसन, जो भी मतलब हम चीजें शास्त्रों से पढ़ते हैं, वो शनि के मतलब प्रिव्यू में आएंगी। वो सेकंड पद की बात है। थर्ड पद में शनि और राहु इकट्ठे हो जाते, तो आपका मन और बुद्धि यहां पर राहु का इन्फ्लुएंस भी ले रहा है, और राहु आपकी फ्यूचरिस्टिक चीज है, मगर राहु आप सब समझते हो माया भी है। माया के पार जाने का जो कोड है वो भी राहु के पास ही है। तो तीसरा पद किसी भी गंडांत में, क्योंकि नक्षत्र तो बुध के आएंगे और वहां पर लॉर्डशिप भी इसी तरह जाएगी, बुध है तो बुद्धि है, मगर यहां पर जो पहला गंडांत है, जो अश्लेषा की बात मैं कर रहा हूं, तो अश्लेषा में आप देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मन और बुद्धि आपके इन 4 देवताओं का इन्फ्लुएंस ले रहे हैं। जब इन 4 देवताओं का इन्फ्लुएंस ले रहे हैं तो इसमें तीसरा पद बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ऋषियों ने बड़ी क्लियरली कहा कि गंडांत के, जो गंडांत से पहले का नक्षत्र है उसका आखिरी पद, और गंडांत से शुरू होने का पहला पद, उसमें हम कहते हैं कि हमें कोई ऑस्पिशियस काम नहीं करना। आप इसको सीधा सीधा समझ सकते हो कि जब हम पर्टिकुलर अश्लेषा को समझ लेते हैं, अश्लेषा के तीसरे पद में माया का प्रभाव आपके ऊपर आ गया, आपके मन और बुद्धि में काफी कुछ नेगेटिव इकट्ठा हुआ है, जो साइकोलॉजिकल नॉट्स हैं वो वहां पर इकट्ठी हुई हैं। अब माया के प्रभाव में आप उसको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरफ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नेगेटिव हो गया तो आप सोच सकते हो
कि वो बुरी चीजें वहां पर इकट्ठी हो जाएंगी। और जब चौथा पद होता है, चौथे पद का अगर हम राशि लॉर्ड की बात करें तो राशि लॉर्ड तो वहां पर सीधी बात है कि कौन सा आएगा, वो तो बिल्कुल क्लियर बात है, जुपिटर ही आएगा। तो वहां पर जो ज्ञान का एक मीडियम बनता है, वो ज्ञान के मीडियम में, क्योंकि ये जो चौथा पद है ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होती है यहाँ, क्योंकि ये आपके 12th साइन को इंडिकेट कर रहा है। 12th साइन में वीनस का एक्सॉल्टेड इन्फ्लुएंस भी वहां पर आएगा। और इसी वजह से ऋषि ये कहते थे कि हमें चाहे वो गंड की बात कर ले या लाइफ की बात कर ले, हमें अपने वीनस को कंज्यूम कर जाना है। जो नॉलेज हमने अपने कर्मों से, बुद्धि से, मन से, जिस तरह भी जो नॉलेज हमने इकट्ठी करी है, उस नॉलेज को हमें कंज्यूम कर जाना है, उसको एक्सपेंड कर देना है। जब हमने सब कुछ एक्सपेंड कर दिया तो अगला जो आगे की जर्नी होगी वो जीरो से ही शुरू होगी। और जीरो को लाने के लिए केतु तो हमें लाना पड़ेगा, क्योंकि केतु को हम बूचर्स नाइफ भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर डेथ है। केतु को हम डेथ से इनिशिएट करते हैं, मगर केतु डेथ भी है और केतु नए की शुरुआत। इसी वजह से बहुत से लोगों को, जो लोग केतु के नक्षत्रों में जन्म लेते हैं, उनमें आप देखिए पास्ट लाइफ की मेमोरी बची रह जाती है। यही एक कारण होता है कि जो पास्ट लाइफ की मेमोरी है उनमें क्यों बचती है, क्योंकि वो जो केतु का ट्रांजिशन का पीरियड है उनको बहुत छोटा मिलता है। यानी किसी की डेथ बहुत फास्ट हो जाए, यानी कि किसी का सर मतलब एकदम से अलग कर दिया जाए, तो आप देखो उसको उस मृत्यु को समझने का मौका ही नहीं मिलेगा। सो मृत्यु से पहले जो पहले के 3 पद हैं, वो मेमोरी वो वहां पर पड़ी रह जाएगी। वो आप देखोगे जो केतु के इस तरह जन्मे जातक होते हैं, उनमें इस तरह की मेमोरी होती है कि हम पिछले जन्म में वो सब सारी चीजों को याद करते हैं, हम कहाँ रहते थे, किस तरह चलते थे, मतलब वो सारा मेमोरी का जो पार्ट है, क्योंकि केतु उनका उस तरीके से काम करे। मगर ऋषि कहते हैं, अब ये हम अपनी बात ना करें, ऋषियों के थॉट प्रोसेस को ही समझे। ऋषि कहते हैं कि केतु का मतलब क्या है कि आपको उस चीज से डिसोशिएट करना है, हमें उस चीज को साथ नहीं लेना। उस चीज को हमें झंडा जरूर लग गया वहां पर, अब ये झंडा लगना भी इंपॉर्टेंट बात होती है कि यहाँ पर ये प्लेस आपके जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, यहाँ पर आपकी अच्छी बुरी मेमोरीज पड़ी हैं, मगर यहीं से आपकी जर्नी एक नई भी होती है। हम कैसे चलते हैं, विद्यालय से, आश्रम से अपनी विद्या पूरी करते थे, उसके बाद हम अपना नया जीवन शुरू करते थे। नया जीवन शुरू करने के बाद फिर दूसरा हमें रास्ता मिलता था मंदिर जाने का। ये 2 ही घटनाएं हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो पहला गंडांत है अश्लेषा से लेकर मघा का गंडांत, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, जो जर्नी हमने अश्विनी से शुरू करी अश्लेषा तक, इसको मैं लेबल करना चाहूंगा, ये हमारे एक तरीके से ज्ञान प्राप्त करने की चीज है। तभी तो आप देखोगे कि यहाँ पर तीसरे भाव में जो मरकरी मिलेगा, जो जेमिनी मरकरी है, वो लर्निंग वाला मरकरी है, सीखने वाला मरकरी है, इमेच्योर मरकरी है। और यहां तक आते आते आपका मन विकसित हो जाता है, क्योंकि अगर हम एज के हिसाब से भी बात करें, मन की मैच्योरिटी एज आपको मालूम है कितनी है, तो अश्लेषा में कहीं ना कहीं मन हमारा पूरा हो जाता है, यानी कि मन और बुद्धि का मैच्योरिटी एज हम उसको 28 से 30 की जर्नी ले सकते हैं। देखिए, एक थे वर्ण जो ऋषियों ने बनाए थे, जिसको हम ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के बाद संन्यास। एक तो ऋषियों ने ये वर्ण व्यवस्था दी, मगर साथ ही में ज्योतिष में उन्होंने ज्यादा लॉजिकल तरीके से उस चीज को समझाया कि 3 गंडांत आपको मिलेंगे। पहला गंडांत जो है आपके नॉलेज लेने तक, ज्ञान प्राप्त करने तक, यानी कि मन और बुद्धि के विकसित होने की यात्रा है, जो हम अश्विनी से लेकर अश्लेषा तक कर रहे हैं। उसके बाद जब हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब ये जगह है जहां पर हम अपने आश्रम से, अपने विद्यालय से निकल रहे हैं। अब हम अपने जीवन के मालिक बन गए।
इसी वजह से माघा नक्षत्र राजा का नक्षत्र है। अब आपको एक थ्रोन मिल गई, एक सिंहासन मिल गया, यानी कि आपका एक प्लेटफॉर्म बन गया। जो क्षत्रिय थे वो क्षत्रिय में मतलब जाए, जो पंडित थे ब्राह्मण थे वो उस काम में जाए, जो वैश्य शूद्र है वो उन कामों में जाए, मतलब आपका जो भी काम है वो निश्चित हो गया। आप अपने मालिक बन गए, आप राजा बन गए। यही माघा। माघा का जो राजा है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई ऐसा सिंहासन मिल गया, यानी जो भी आपने ज्ञान अर्जित किया, विद्यालय से अब आप निकले हो, तो वो जो केतु वहां पर काम कर रहा है, यहां पर आप समझ सकते हो कि आपके जीवन की, जिसको मैं हमेशा अपने वीडियोस में एक लेबल करता हूं, तो मेटीरियलिस्टिक जर्नी आपकी शुरू होती। ये दूसरे गणनांक की बात है। दूसरा गणनांक आपका मघा से शुरू होगा और ये ज्येष्ठा तक जाए। अब मघा में सिंहासन मिल गया, आपकी जर्नी मेटीरियलिस्टिक जर्नी शुरू हो गई, और मेटीरियलिस्टिक जर्नी करते करते आप अपने आप को साधन संपन्न करते जाते। साधन संपन्न करने का मतलब क्या हुआ कि आपने मेटीरियलिस्टिक चीजों की एक्विजिशन कर ली, चीजों को पाइल अप कर लिया, आपने समाज में भी अपना साथ साथ में स्थान बनाना शुरू कर दिया। तो नेचुरल बात है आप ज्येष्ठ हो जाओगे, बड़े बन जाओगे। मगर ज्येष्ठा में दोबारा से फिर वो ही गंडांत की चीज आती है। अब ज्येष्ठा नक्षत्र 8वीं राशि का है, और 8वीं राशि में अब आप देखिए, अश्लेषा में आपको माहौल किसका मिला? मन और बुद्धि का। अब ज्येष्ठा नक्षत्र में कौन कौन सी एनर्जीज का इन्फ्लुएंस आपको मिलेगा? अब आप देखिए, अगर हम राशि लॉर्ड की बात करें वो मंगल हो जाएगा, यानी कि यहां पर मंगल और बुद्धि का मिश्रण होगा यहां पर। मगर साथ में बाकी जो एनर्जीज यहां पर हैं, जैसे कारक है, बाकी चीजें, वो एनर्जीज हैं, वो हमेशा उसका इन्फ्लुएंस वहां पर मिलेगा। अब ज्येष्ठा बनने का मतलब क्या है कि यहां पर हम 8th राशि को किसकी राशि लेते हैं? ये ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है। यहां पर वो जो घटना है, अब हम मंदिर में जा रहे हैं, अब हम अपने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने की गेम कर रहे हैं, और वो तो अग्नि के बिना पॉसिबल ही नहीं है। इसी वजह से वहां पर मंगल है। अब हम कौन सी चीजों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं? जो हमारे मूलाधार को एक्टिवेट करें, मन के, यही जो बात मैंने शुरू में आपको कही थी, मणिपुर चक्र, ये वो मणिपुर चक्र की बात होती है कि मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करने की वहां पर अग्नि तो चाहिए। जैसा आपने भी कहा कि हम वहां पर जाकर अग्नि को प्रकाशित करते हैं, और मूलाधार चक्र, वैसे तो हमारी एनर्जीज यहीं पर, हमारी सारी कुंडलिनी एनर्जीज यहीं पर, ये हमारा रेजर्वायर है, रेजर्वायर है, एनर्जीज पड़ी हैं, मगर इसको जागृत तो करना पड़ेगा ना, उस अग्नि को प्रकाशित तो करना है। जो अग्नि को जलाने का काम है वो वायु और अग्नि के माध्यम से ही होगा, क्योंकि अग्नि बिना वायु के जल नहीं सकती। अब आप देखिए, जो सेंटेंस आपने यूज किया था कि वायु और अग्नि का संबंध और पानी के संबंध की आपने बात मतलब करी थी, अब मैं आपको वो चीज समझाता हूं, क्योंकि अग्नि को जलाने के लिए हमें वायु की जरूरत होती है, बिना वायु के वो जल नहीं सकती। और मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने के लिए हमें अपने प्राणायाम, यानी कि प्राणों को एक्टिवेट करके ही हम उसको, उस अग्नि को प्रकाशित कर सकते हैं। इसी वजह से अगर हम शास्त्रों की बात करें तो शास्त्रों में ऋषियों ने बहुत क्लियर बात बोली है कि मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको कपालभाति प्राणायाम करना पड़ेगा। कपालभाति का मतलब ही ये है कि हम सांसों से अपने मूलाधार चक्र के ऊपर चोट कर रहे हैं, और उस चोट से वो अग्नि प्रकाशित होगी, जिससे वो जो ऊर्जाएं हैं, जो रेजर्वायर, यानी कि उस रेजर्वायर में जिसको हम कुंडल बोलते हैं, मूलाधार चक्र क्या है? ये वो ही कुंडल है, कुंड है एक्चुअली। कुंड में एनर्जीज पड़ी हैं, और वो एनर्जीज वहां से अग्नि से प्रकाशित होकर ऊपर का रास्ता ले लेती। अब आप देखिए, ये जर्नी कहां से शुरू हुई? ये मघा से शुरू हुई, ये ज्येष्ठा पर गई, और जिसकी भी कुंडलिनी जागृत हो गई, मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो गया, वो तो समाज में ज्येष्ठ हो ही गया। अब ज्येष्ठा नक्षत्र का लॉजिक ये है कि वो ज्येष्ठ हो गया। अब ज्येष्ठ होना, यहां पर ऋषि फिर कहते हैं कि यहां पर फिर एंड आएगा, क्योंकि ज्येष्ठा नक्षत्र भी कहीं ना कहीं स्टबर्नेस है,
क्योंकि यहाँ पर इस राशि में कारक शनि है और शनि स्टबर्ननेस देता है। यहाँ भी आपको वो ही चारों लॉर्ड मिलेंगे जिसमें 2 तो शनि के होंगे ही होंगे, 2 जुपिटर के होंगे और 2 शनि के होंगे। तो वो जो स्टबर्ननेस आती है, जो हार्डलाइनर एटीट्यूड आता है, आप देखिए चाहे लोग स्पिरिचुअल जर्नी पे भी चले जाएं, वो हार्डलाइनर एटीट्यूड उनको मिलेगा। ऋषि ये कहते हैं कि आपको वो हार्डलाइनर एटीट्यूड, चाहे अब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, अब आप साधना कर रहे हो, आपने मूलाधार एक्टिवेट भी कर लिया, चक्र भी आपके एक्टिवेट हो गए, मगर इसको भी हमें छोड़ना है, इसको भी आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, क्योंकि किसी के चक्र एक्टिवेट हो गए उसमें भी तो अहंकार आ जाएगा। ये खेल अहंकार का है यहाँ पर, उस अहंकार को छोड़ना। इसी वजह से यहाँ पर ज्येष्ठ के बाद मूल आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर हमारे आजकल एस्ट्रोलॉजी में बड़े गलत तरीके से धारणा बन गई है कि मूल नक्षत्र हमारे मूलाधार से, नो, ये गलत चीज है। मूल नक्षत्र है कि अब हमने ज्ञान भी प्राप्त कर लिया, अपने मन को भी हमने अपने कंट्रोल में कर लिया, हमने अपनी कुंडलिनी शक्ति को भी जागृत कर लिया। अब हम पूरे, जिसको याम नियम आसन, मतलब ये जितनी भी चीजें हमने सब करके, तपस्या करके अपने आप को प्योर कर लिया। अब हम अपने मूलभूत स्वभाव में जा रहे हैं, जो आत्मा का स्वभाव होता है। अब आप देखिए, ये वो मूल स्वभाव है कि हम अपनी मूल प्रकृति में जा रहे हैं। ये मूल नक्षत्र है और इसी वजह से इसकी लॉर्डशिप जुपिटर में ही जाएगी, क्योंकि जुपिटर के पास उस डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज है जिससे दुनिया बनती है। हमारी क्रिएटिविटी जो है, जैसे दुनिया बनने का जो मतलब प्रोसेस है, वो डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी नॉलेज जुपिटर के पास है और ये हमारा मूल नक्षत्र यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। अब आप देखिए, मूल नक्षत्र वाले, अब आप समझ सकते हो कि वो सबसे ज्यादा हार्डलाइनर या स्टबर्न होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर अगर थोड़ा भी गंडांत कैरी फॉरवर्ड हो गया, उनकी पास्ट मेमोरी थ्रू केतु बीच में से निकल गई, वो चीज वो पकड़ लेंगे। अब यहाँ पर मूल नक्षत्र के साथ मैं बात करना चाहूंगा राम और रावण की। जहां तक लेवल की बात है, अगर हम कहें, शास्त्रों का ज्ञाता तो रावण भी पूरा था, नॉलेज की कमी नहीं थी, बल्कि अगर तप की बात करें तो रावण ने बहुत ज्यादा तप किया था। मगर अब वहां पर वही है, वो जो ज्येष्ठ नक्षत्र की कुछ चीजें उसमें बची रह गई, केतु के थ्रू वो परमिएट कर गई, वहीं से उसका डाउनफॉल निश्चित हो गया। ये वो मूल नक्षत्र की बात है। यहाँ पर आपको इस चीज को समझना है कि यहाँ पर हमारे अंदर कोई अहंकार नहीं रहना चाहिए, हमारी आत्मा हमारे मूलभूत स्वभाव में पहुंच जानी चाहिए। इसी वजह से ये राशि को हम जीव प्रधान कह देते हैं। जीव का मतलब क्या है यहाँ पर कि एक्चुअल में वो प्योर आत्मा की बात हो रही है, जिसको हम जीव कहते हैं। अब ये जो तीसरा गंडांत है, इसकी शुरुआत अब आपकी कहां से हुई? अब ये शुरुआत हुई आपकी मूल से और ये जाएगी आपकी रेवती की तरफ। और रेवती नक्षत्र हम सब जानते हैं कौन सा नक्षत्र है। ये तो है ही एक्चुअल में मंदिर का नक्षत्र है, पंडितों का नक्षत्र है, हमारा एनवायरमेंट भी। मगर ये वो मंदिर नहीं है जो शहरों के बीच में बने हो, ये वो प्रकृति की गोद में बने हुए आश्रम है। उन आश्रम में हम ये कह सकते हैं कि अब हम वानप्रस्थ से संन्यास की यात्रा पर आगे जा रहे हैं। ज्येष्ठ तक हमने मेटीरियलिस्टिक एक्विजिशन पूरी कर ली, यहां पर हमें मेटीरियलिज्म को छोड़कर अपने मूलभूत स्वभाव में, क्योंकि आत्मा का मूलभूत स्वभाव तो ज्ञान है, वो नॉलेज है, और उस नॉलेज के थ्रू कर्म करते हुए हमें आगे का रास्ता लेना है। और वो आगे का रास्ता रेवती नक्षत्र में आपका समाप्त होगा। और रेवती में भी अब यहाँ पर भी एक कैच है, बड़ा मजेदार कैच है, जिसको मैं कई बार अपनी वीडियोस में गुगली का नाम दे देता हूं। ये गुगली है रेवती नक्षत्र में। और वो गुगली क्या है कि रेवती नक्षत्र है तो बुद्धि का, बुद्ध का, और बुद्ध का मतलब होता है कि हमें उस चीज की लर्निंग करनी है, सीखना। तो ऋषियों ने ये कहा कि आप अपने डेथ्स को भी अपना लर्निंग एक्सपीरियंस बना लीजिए। और अगर आपने एक बार
आंखें खोलकर अवेयरनेस के साथ अपनी डेथ को देख लिया तो आपका जन्म मरण का चक्कर यहीं पे खत्म हो जाएगा और आप मोक्ष के हकदार हो जाओगे। अब आप देखिए ज्योतिष के थ्रू और गंडांत के थ्रू ऋषियों ने पूरी लाइफ की फिलॉसफी को समझा दिया, मगर हमने क्या किया, जैसा आपने कहा कि हमने गंडांत को डर का माध्यम बना दिया। हम डराना शुरू कर दिया हमने लोगों को कि ऐसे ना करो, माँ का मतलब चेहरा नहीं देखना, बाप का चेहरा नहीं देखना, ये करना है वो करना है। गंडांत प्योर एजुकेशन की बात थी। यहां पर आपको ऋषियों के लॉजिक को समझना चाहिए था। ऋषियों ने कभी नहीं कहा कि गंडांत में अगर आपका जन्म होता है तो आपके साथ कोई बुरी घटना हो। गंडांत में उन्होंने बड़ा सिंपल तरीके से समझा दिया कि गंडांत आपका केतु से होगा, कि आपको तो वो नेगेटिव चीज कैरी ही नहीं करनी। देखिए ऋषि तो कितनी खूबसूरत बात कर रहे हैं और हम उस डर को लोगों के मनों के अंदर डाल रहे हैं। देखिए यहां पर जो आज की एस्ट्रोलॉजी है ऋषियों के थॉट प्रोसेस से बिल्कुल उलट हो जाता है। तो ये था सुनीली जी मेरा थोड़ा सा अंदर का व्यू पॉइंट, जिसमें क्योंकि मैं चलता हूं थोड़ा सा ऋषियों के थॉट प्रोसेस से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सर मार्मिक बातें आपने बताई है गंडांत के बारे में, और आई एम वेरी श्योर और कंफर्म्ड आई एम कि काफी लोगों के जो विजन है, जो समझ है गंडांत के बारे में, वो काफी क्लियर हो चुकी होगी। और सर इसमें और एक बात अगर जोड़ने की आएगी, हाँ जी, बताइए कि बुध और केतु यही सभी गंडांत में आते हैं, बुध और केतु। उसके पदार्थ समझो अश्लेषा में या तो बुध 11-12, यानी कि गुरु शनि शनि गुरु। उस प्रकार से जब वो गंडांत में आगे जाते हैं तो अग्नि तत्व की राशि में 1-2 से शुरू हो जाते हैं। यस, ठीक है, इसका मतलब कि जहां पर आप गुरु और शनि यानी अपने कर्म और अपना धर्म, जब आप वो डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हो और आपकी दूसरी जर्नी स्टार्ट हो रही है, तब आप फिर से अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेते हो, या तो फिर आप मघा नक्षत्र में जन्म लेते हो, या तो फिर आप मूल नक्षत्र में जन्म लेते हो। इसका मतलब ये है कि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। यस, जब हम केतु से शुरुआत करते हैं तो इसका मतलब कि आपका गीला मिट्टी है पूरा शरीर और दिमाग सिर्फ, लेकिन आपकी जो आकांक्षाएं है या तो आपके पूर्व जन्म के जो अनुभव है, जैसे आपने बताया, वह वह आपके सोल लेवल पर मूल में कहीं पर बैठे हैं। और जैसे ही महादशा बोलो, अंतरदशा बोलो, ट्रांजिट बोलो, वो जब समय जागृत करता है इस प्लैनेट्स को, पर्टिकुलरली आपका गंडांत में जन्म है, परंतु आपका केतु जहां पर भी है, जब वो उसको ट्रिगर करता है उस समय आपको वो चीजें याद आती है यस, कि ये मैंने कहीं पर देखी हुई चीज है। मैं कोई मंदिर में जा रही हूँ या तो मैं कोई प्लेस पर हूँ तो मुझे ऐसा हमेशा लगता है, अरे मैंने ये प्लेस देखी, या तो ये चेहरा मेरा बहुत जाना पहचाना लगा। इज द ट्रिगरिंग ऑफ अवर गंडांता पॉइंट्स, एंड दैट कम्स व्हेन पर्टिकुलर दशा, व्हेन पर्टिकुलर ट्रांजिट कम्स टू अस। इट इज नॉट कि गंडांत है तो जीवन भर के लिए दुखदाई है या तो जीवन भर के लिए यस, सुखदाई। हम गंडांत यस। में नहीं जन्मे हैं फिर भी तो हम दुख झेल रहे हैं, हम गंडांत में नहीं है फिर भी हम दुख झेल रहे हैं, हम सुख भी झेल रहे हैं। हाँ, सी नहीं इट ये इज द चीज सेम ये थिंग। हाँ लेकिन ये चीज इसमें सुन मैंने, लीजिए, यहाँ पर मैं अपनी बात करते हुए वो हाँ, बीच में ये रह भी गया पार्ट। ये आपने बहुत अच्छा किया, आपने बीच में ये बात शुरू कर दी। ये बिल्कुल है, क्योंकि हमने गंडांत से पहले के पदों को तो हमने देख लिया, जो गंडांत के हाँ बाद वाले पद हैं वो भी बहुत मीनिंगफुल है। जी, अब आप देखिए बहुत जो मीनिंगफुल पहले है। 4 पद मिलेंगे वो तो 1 2 3 4 ही है, यानी कि सीधी बात है यस मंगल यस मिलेगा, यस, मंगल के बाद हमें शुक्र मिलेगा, शुक्र के बाद बुध मिलेगा, बुध के बाद दोबारा से चंद्रमा मिलेगा। अब आप देखिए ये इसका ही 4 मतलब लॉट आपको ऊर्जा से वहां शुरुआत करिए। यस। अब आपकी आप देखिए ऊर्जा ये शुरू बड़ी हो गई। बड़ी मजेदार चीज आपने बात मतलब शुरू कर दी। अब आप देखिए हम जन्म मतलब यानी कि चाहे जन्म ले रहे हैं, चाहे हम गंडांत खत्म करके दोबारा से जन्म ले रहे हैं, यानी कि नई शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ दिस इज अ न्यू सबसे लाइफ। पहले आपको कौन मिलेगा? मंगल, अग्नि मिलेगी। ऋषि कहते हैं
जो भी अगर आपकी कहीं भी छोटी मोटी मेमोरी, नेगेटिव मेमोरी आपकी आ गई, गलती से आ सकती है क्योंकि संस्कारों के माध्यम से ये होता है, अगर आ गई तो उसको अग्नि के माध्यम से उसे बर्न कर दिया जाए, यानी कि उसको खत्म कर दिया जाए। दूसरे भाव में हमें शुक्र मिलेगा, यानी कि हमें मेटीरियलिस्टिक जर्नी तो लेनी है। तीसरे में हमें दोबारा से बुद्धि, क्योंकि बुध इतना इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, इसी वजह से इसे क्राउन प्रिंस बोला गया कि हमें किसी भी अवस्था में हम मरकरी के बिना तो चल ही नहीं सकते, क्योंकि मरकरी हमारी लर्निंग और मरकरी ही हमारी मेमोरी भी है। अब आप देखिए यहाँ पर ये तीसरा पद आ जाएगा, जो आपने बात कही ना कि लोगों को जो याददाश्त आती है कि मैं मंदिर गया था, मैं यहाँ पे मेरे को याद आ गया। अब वो जो चीज है वो तीसरे पद की घटना है जो आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लोग इतना डीप जाके एस्ट्रोलॉजी को लेते नहीं है एक्चुअल, मगर चौथा पद यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पद है, क्योंकि चौथे पद में क्या है, आप दोबारा से अपने मन में चले गए। अब आप मजेदार चीज नोट करिए, आपने मघा नक्षत्र की बात करी, मघा नक्षत्र का चौथा पद, मघा नक्षत्र क्या है, पांचवें भाव का है, पांचवें भाव का मालिक सूर्य है। अब आप देखिए सूर्य, केतु और चंद्रमा यहां इकट्ठे हो जाते हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और यहां पर हम ये भी कह सकते हैं जो नेगेटिविटी पीछे से कैरी फॉरवर्ड हुई होगी वो कहां पे पहुंच गए, यहां पर अमावस में पहुंच गए, और जो लोग पॉजिटिविटी पीछे से लेकर आए वो पूर्णिमा में पहुंच गए। अब आप देखिए आपको मघा में पर्टिकुलरली दोनों तरह के लोग मिलेंगे, अटरली नेगेटिव भी मिलेंगे और अटरली पॉजिटिव भी मिलेंगे। अब वहां से आप उनकी जर्नी को सीधा समझ सकते हो कि पिछले जन्मों में उस इंसान की जर्नी कैसी। तो गंडांत किसी भी इंसान को समझने के लिए बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं। इनको डराने के साथ ना मतलब एसोसिएट करें, इंसान की लाइफ को अंडरस्टैंड करें। एक आपने और बड़ा खूबसूरत पॉइंट आपने कहा, ये मैं आपको चाहूंगा कि आप इसके ऊपर फ्यूचर वीडियोस में आप मतलब दर्शकों को दें। केतु जहां पर भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है चार्ट का। केतु का संबंध अगर किसी में कोई भी गंडांत का नक्षत्र पड़ा, आप उसका संबंध वहां से बना, फिर आप देखिए उसमें से कितनी खूबसूरत चीजें आपको मिलने वाली। हो सकता है वो आपका संबंध फोर्थ का बन जाए, फिफ्थ का बन जाए, सिक्स्थ का बन जाए, सेवंथ का, अब कोई तो कनेक्शन बनेगा। आप उस कनेक्शन को उस भाव से समझने का प्रयास करिए और फिर आप देखिए कि वो चीज आपके जीवन में 100% मिलेगी। ये बात मैं आपको बिल्कुल नहीं, इसी प्रकार से होता है। इसीलिए तो केतु को जो घर दिया गया है हमारे जन्म अनुसार सर, वह आपके जो पुण्य और जो आपके पाप कर्म है उससे बहुत बड़ा जुड़ाव रखता है। यस। और जब भी कोई भी राशि में जब गंडांत होता है, यानी कि अश्लेषा में भी अगर चंद्र का भ्रमण हो रहा होगा, या तो मूला नक्षत्र में हो रहा होगा, मघा में हो रहा होगा, या तो केतु या बुध के कोई भी नक्षत्र में जब जब गंडांत पॉइंट आएगा, ये तो आने ही वाला है, ये तो आने ही वाला है, चलते ही रहने वाला। उस समय आप का केतु पॉजिटिव जो हाउस है वो ट्रिगर होता जाएगा। यस, बिल्कुल। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में 10 साल पीछे जब देखती हूँ तो उससे आज मेरी स्पिरिचुअल जर्नी आगे पहुंची। व्हाट इज दिस माइलस्टोन? दिस इज केतु। यस। जो हम डेवलपमेंट हमारे जीवन में, क्योंकि केतु को हम टेक्नोलॉजी से भी जोड़ते हैं सर, क्योंकि केतु में इतनी सारी ऊर्जा है, इसीलिए अश्विनी नक्षत्र का जो प्रथम पद है उसको मंगल से जोड़ा गया है। क्योंकि यह आपको भर भर के ऊर्जा देती है। अश्विनी वाले जो भी आप लोग देखेंगे, अश्लेषा से अश्विनी की तरफ जो लोग जा रहे हैं वो लोग ज्यादातर हीलिंग से जुड़े हुए होते हैं, ज्यादातर वो लोग लोगों को सेवा देने में जुड़े हुए होते हैं, चाहे उसमें कोई भी ग्रह हो। उसी प्रकार से अगर आप मघा नक्षत्र की बात करेंगे, अगर मघा की आप बात करेंगे तो उसमें भी आप देखिए कि लोग जो है ना वो अथॉरिटेटिव पोजीशन से जुड़े होते हैं, जो मासेस को रूल करते। सर्विस सब लोग पब्लिक डोमेन में ही दे रहे हैं, परंतु जो अश्विनी यानी कि जो रेवती से आगे बढ़ के अश्विनी आ गया है वो हीलिंग में चला गया,
ठीक है, जैसे Yes. आपने गुरु की बात की, उसी प्रकार से यहाँ पर अश्लेषा से जो मघा में आया है, वो कहीं ना कहीं रूलिंग प्लैनेट की तरह काम करता है। उनको हमेशा लगता है कि मेरा पावर, मेरा पोस्ट पोजीशन का इस्तेमाल बहुत सारे, जैसे आपने राजा जैसे बोले ना, मालिक बन जाते हैं। इसीलिए हम इनको देखते हैं कि अथॉरिटेटिव पोजीशन पर ये लोग रहते, या तो इनकी अभिलाषा होती है। और उसी प्रकार से जब आप आओगे मूल नक्षत्र की तरफ, जो ज्येष्ठा से होता है, ज्येष्ठ मतलब क्या, सबसे बड़ा, तो इन लोगों को हमेशा लगता है कि मुझे चार लोग बड़प्पन दे, या तो मुझे चार लोग ने पहचानना चाहिए, या तो मेरी एक तुलना होनी चाहिए अच्छी, या तो मुझे मेरी क्रेडिटेबिलिटी मिलनी चाहिए। ये ज्येष्ठा नक्षत्र का गुणधर्म है। और जब मूल की तरफ जाते हैं, तो जो अंकुरित बीज आपके शरीर में है, जिसको हम कुंडल बोलिए, कुंडलिनी बोलिए, उसमें से जब एक छोटा सा पौधा रूपी पत्ता बाहर आता है, तो वो मूल नक्षत्र में रूपांतरित होकर आप फिर से आप उससे आगे की जर्नी आप स्टार्ट कर लेते हो, Yes. क्योंकि आप मीन की तरफ जा रहे हो बाद में। दिस कुड बी इन योर प्रोफेशनल लाइफ, नॉट नेसेसरी यू हैव टू बी इन अकल्ट साइंसेस। Yes. ये आपके जीवन की डेवलपमेंट है। और फिर आपने जैसे बोला कि वानप्रस्थ जो है, क्योंकि वो जो बीज अंकुरित हो गया, इसका मतलब क्या है कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, इसीलिए वो बीज फूट गया और Yes. उसमें से एक पौधा बाहर निकल चुका है। कि इसीलिए हम बोलते हैं, हम हमारे जो बोलते हैं ना, पोते पोतिया, उनको हम लोग ज्ञान देने लगते हैं उस समय। देन Yes. दैट टाइम कम्स। Yes. दिस इज सच अ ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ गंडांतास। लेकिन इसको जब एक एक जन अपने अपने कुंडली से जोड़ के देखेंगे, अपने लाइफ स्टाइल से जोड़ के देखेंगे, लाइफ पैटर्न से जोड़ के देखेंगे, तब उनको समझ आएगा कि ये कितना सुंदर सा विवरण है। बाकी सब चीजें तो सर चलती रहती है, हमें उपासना, पूजा पाठ, ये तो वैसे भी करना है, हमें लोगों की मदद वैसे भी करनी है, चाहे आप Yes. रेमेडी के तौर पर करो या कार्मिक रेमेडी के तौर पर करो। वी हैव टू डू समथिंग बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। हमें Yes. तो वो करना ही है, वो छोड़ के नहीं चलने वाला है हमें। मगर यहाँ पर सुनील जी एक बात है, रेमेडी की जो आपने बात करी, तीनों गंडांत में रेमेडी डिफरेंट तरीके से चलेगी। जी क्योंकि जी जी कारण क्या है, शुरू में जब हम मतलब रेवती अश्विनी की बात करते हैं, जब पर्टिकुलर अश्विनी की, अश्विनी में आपके पास एनवायरमेंट मार्स मरकरी का है, नहीं सॉरी, मार्स और मून का है, मून का है, मून का है, मार्स और मून का है, ठीक है। तो वो उसके अकॉर्डिंगली हमें रेमेडी देनी। जब हम अश्लेषा से मघा में जाते हैं, तो मेरा यहाँ पर ना दर्शकों के लिए एक व्यू पॉइंट है, आप उसको एंडोर्स कर सकते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि रेमेडी हमें पर्टिकुलर जहां पे प्रॉब्लम है वहां की बजाय अगर हम उसके शक्ति स्थान को इंपॉर्टेंस दें। जी अब जैसे बिल्कुल। मघा की आपने बात करी, मघा का शक्ति स्थान कौन सा जाएगा? शतभिषा नक्षत्र जाएगा। इसी तरीके से अगर हम मूल की बात करेंगे तो मूल के सामने आत्मा, ये उसका शक्ति स्थान होगा। और अगर हम शक्ति स्थान को करेक्ट कर लेते हैं तो वो अपने आप उसको एनर्जी दे देगा, वो एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी। केतु के नक्षत्रों में हम राहु के नक्षत्र देख सकते। इसी तरीके से अगर हम उसके 7th यानी कि बिल्कुल 180 डिग्री ऑपोजिट में देखेंगे तो वो हमें रेमेडी देने में ज्यादा लॉजिकल चीज दे देगा, ना कि सिर्फ ये कि वो पर्टिकुलर चीज वहां पर पड़ी थी और हमने उसी को रेमेडी दे दी। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल से ही समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे हम समझते हैं किसी इंसान को गुस्सा आया, राइट? अब गुस्सा तो उसके मन का भाव है, और मन का संबंध हमारे चौथी राशि से है, कैंसर से है। अब गुस्सा आया आदमी को वहां पर, और गुस्से का संबंध बुद्धि से भी बनेगा। सो वहां पर आप समझ सकते हो तो गुस्से का संबंध हमारा मन और बुद्धि का मिश्रण, यानी वो मनोभाव एक बना। मगर गुस्सा आने के बाद किसी इंसान का गुस्सा दिखेगा कैसे? उसका चेहरा लाल हो जाएगा। अब चेहरा कहां पर? चेहरा हमारे प्रथम भाव का सब्जेक्ट है। अब अगर हम 4th से प्रथम भाव को देखेंगे तो वो उसका दशम स्थान होगा, यानी उसका कर्म भाव हो जाएगा। तो अगर हम सीधा सीधा गुस्से को देखकर उसके प्रथम हाउस की रेमेडी देने की कोशिश करेंगे तो वो रेमेडी काम ही नहीं करेगी। और अगर हम रेमेडी
उसके फोर्थ को देकर समझने के, यानी उस अंडरस्टैंडिंग से फोर्थ की रेमेडी देने की प्रयास करेंगे तो वो सही जाएगी। तो पर्पस ये है कि गंडांत को हम लोग समझें, अंडरस्टैंड करें कि गंडांत एक्चुअल में है क्या। डरे नहीं इससे, क्योंकि डरने से क्या होता है कि डरने से बड़ी अजीब सी चीजें बीच में एंटर हो जाती, क्योंकि लोगों को उसमें अपना कमर्शियल एंगल दिखता है। सो हमें कमर्शियल एंगल से ऊपर उठना पड़े। यस, हमें हमारे केतु को जागरूक रखना पड़ेगा। इसका मतलब है हमारे मन के चक्षुओं को, मन की आंखों को हमें खोलना पड़ेगा। यस, और इसीलिए हमारा सूर्य को पावरफुल होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी इसका है। मतलब हमारी आत्मा और हमारी मन और बुद्ध, यानी कि हमारी सत्सत विवेक बुद्धि, इस तीनों को जागरूक अवस्था में रखना नहीं, बहुत यहाँ पर मैं जरूरी है। आपको एक बात और कहूंगा कि हमें मंगल को हमेशा जागृत रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल बहुत ही बढ़िया प्लेनेट है। चाहे हम इसको बजरंगबली, ये एक्चुअली हमारे सांसों के अंदर की गर्मी, हमारे ऊर्जा है। शरीर का हीट है। एक्चुअल में जब हम तप की बात करते हैं, तप बिना मंगल के पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। आपकी ऊर्जा जरूरी है कोई भी यस, चीज के वो लिए। जरूरी है, क्योंकि उसी से प्योरिटी आएगी। उसी से प्योरिटी आएगी, उसी से प्योरिटी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत ही सर सुंदर विवरण हुआ, बहुत ही चर्चा हमारी बहुत अच्छे तरीके से हुई, और मैं आशा रखती हूँ कि हम फ्यूचर में भी ज़रूर नए नए पॉइंट्स लेकर हम ज़रूर चर्चा करेंगे। लोगों के सामने जो एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो लाके रखना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट हमें पता नहीं है कितने लोग समझ पाते नहीं, लेकिन हम हमारे पूरी तरह से ऑनेस्ट कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। और एक सेटिस्फेक्शन जो हमें मिलता है इससे कि चलो भाई, अभी जो भी लोग देखेंगे एटलीस्ट सुन तो रहे हैं, उसमें से कुछ ना कुछ तो उन जाने ही वाला है। यस, तो सर आपका बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए, और मैं आशा रखती हूँ कि आगे भी इससे आपका सहयोग, नहीं, बिल्कुल आशीर्वाद हमें बिल्कुल है मिलता सुनीली रहेगा। जी। धन्यवाद तो बल्कि मेरे को आपको देना चाहिए कि आपकी वजह से इतनी खूबसूरत बातें निकल के आ पाई। और मैं तो ये कहूंगा कि आप मेरे को बस आदेश देते रहिए, और हम आपके आदेश के अनुसार मतलब नई नई यात्राएं अपने लिए भी और लोगों के लिए भी करते रहेंगे, जो ज्योतिष के थ्रू हम लोगों को समझा सकते हैं चीजों को। सो मैं तो आपके लिए हमेशा तत्पर हूँ। आप जब भी आदेश देंगे मैं हाजिर रहूंगा। सो नहीं, धन्यवाद सुनील आदेश जी। नहीं सर, हमारी विनती पर आप मान दिया, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो सो नाइस। वेरी मच सर, थैंक यू ओके। सो वेरी मच सर। यस।